तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इतिहास के सबसे पहले और सबसे बड़े एम्पायर के बारे में, जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। जहां हमने पहले चंद्रगुप्त का राज देखा, फिर बिंदुसार, फिर अशोका जैसे और राजाओं का राज देखा। इस साम्राज्य से पहले इंडिया जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, जिसके राजा को मार के चंद्रगुप्त राजा बने भारतवर्ष के। और चंद्रगुप्त को राजा बनाने में चाणक्य यानी कौटिल्य का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो शुरू से शुरू करते हैं इस साम्राज्य की कहानी। तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होने से पहले हम बात करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें से भी मेनली हम बात करेंगे मगध के बारे में। तो मगध का इतिहास बहुत बड़ा है, जहां बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी, शाहीशुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी जैसी डायनेस्टियों ने राज किया था। तो जहां हमें नंदा डायनेस्टी के बारे में जानना है। नंदा डायनेस्टी में 2 राजा हुए, जो कि थे महापद्मानंद और धनानंद। नंदा डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले महापद्मानंद थे, जो कि इस डायनेस्टी के पहले राजा भी थे। ये बार्बर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने उस वक्त के राजा को मार के खुद गद्दी हासिल की थी। और महापद्मानंद के बेटे थे धनानंद, जो कि इस डायनेस्टी के दूसरे और आखिरी राजा थे। और ये बहुत ही क्रूर राजा थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था अपने टाइम पे, तो इनके पास उस वक्त की सबसे बड़ी सेना भी थी। धनानंद की सेना इतनी बड़ी थी कि उसको देखकर सिकंदर के सैनिक भी डर के भारत छोड़ के भाग गए थे। एक बार की बात है, जब धनानंद ने हर एक अपने मगध के पुजारियों को आमंत्रित किया था भोज के लिए, जिसमें चाणक्य भी आए थे, पर वो बिन बुलाए आए थे। तो जिसकी वजह से धनानंद को ये अजीब लगा। उसने बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया चाणक्य के साथ और उनको धक्के मार के अपने महल से बाहर फेंक दिया। इसके बाद चाणक्य ने ये शपथ ली थी कि वो तभी अब इस महल में घुसेंगे जब वो एक ऐसे राजा को इस गद्दी पे बिठाएंगे जो इसके काबिल होगा, और धनानंद और उसके पूरे वंश को पूरी तरह सी खोजबीन के बाद चाणक्य को एक लड़का दिखा, जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसमें वो राजा बना हुआ था और लोगों के साथ न्याय कर रहा था। और चाणक्य को तभी पता लग गया था कि ये लड़का ही आगे मगध का राजा बन सकता है, और उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 BCE में हुआ था पाटलिपुत्र में। कुछ स्कॉलर्स के अनुसार वो राजवंश से ताल्लुकात रखते थे, कुछ स्कॉलर्स के अनुसार वो शूद्र कम्युनिटी के थे, कुछ के अनुसार वो ब्राह्मण कम्युनिटी के थे। तो चाणक्य की कूटनीति की वजह से चंद्रगुप्त ने धनानंद की इतनी विशाल सेना को मात दे दी और खुद राजा बन गए मौर्यन एम्पायर के। और चंद्रगुप्त ने ना कि सिर्फ धनानंद को मात दी, और जबकि उसके पूरे वंश को ही खत्म कर दिया। और महाराज बनते ही उन्होंने चाणक्य को अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। और चाणक्य ने भी इसी दौरान अपनी सबसे फेमस बुक अर्थशास्त्र को लिखा, जो कि आज भी बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखी जाती है लोगों के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE से 297 BCE तक राज किया था भारत, और उनकी टेरिटरी में पूरा नॉर्थ ईस्ट और कुछ पार्ट साउथ इंडिया का छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया में राज किया करते थे चंद्रगुप्त, जो कि आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से शुरू होकर साउथ इंडिया तक जाता था। महाराज चंद्रगुप्त ने 2 शादियां की थी, और दोनों ही शादियां अपने शत्रुओं की बेटियों से की थी। पहला दूरदरा, जो कि धनानंद की बेटी थी, और दूसरी हेलेना, जो कि सेल्यूकस की बेटी थी। सेल्यूकस वही था
जो अलेक्जेंडर का जनरल भी था और जिसने अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसकी जो टेरिटरी थी अपने कंट्रोल में ले ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 बेटे हुए, केशनाग और बिंदुसारा, जिसमें से केशनाग जो है वो बचपन में ही मर जाते हैं, लेकिन बिंदुसारा जो होते हैं वो इस एम्पायर के दूसरे राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 297 BCE में अपना पूरा साम्राज्य बिंदुसारा के हाथ में दे देते हैं और उसके बाद आज के कर्नाटका के जंगल में चले जाते हैं और वहां जाके आजीवन उपवास की प्रण लेते हैं, जिसकी वजह से 5 हफ्ते बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है भूख की वजह से। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार भी एक सफल और अच्छे राजा थे, जिसको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो चंद्रगुप्त के बेटे थे और अशोका द ग्रेट के पिता। चाणक्य के कहने पे उन्होंने अपनी 8 शादियां की थी और उनके 7 बेटे थे। बिंदुसार ने 297 से 273 BC तक राज किया था और उनको अमित्र घाटा भी कहा जाता था, जिसका मतलब ये होता है कि जो इंसान अपने पूरे ऑपोजिशन को ही खत्म कर देता है उसको कहते हैं। बिंदुसार की मृत्यु 273 BC में हुई थी उनके 2 बच्चों की वजह से, जो कि थे अशोका और सुशीमा। ये दोनों गद्दी के लिए लड़ रहे थे और इन्होंने ही मिलके अपने पिता बिंदुसारा को मार दिया था। फिर 268 BC में अशोका का राज शुरू होता है और वो तीसरे राजा बनते हैं मौर्य एम्पायर के। लेकिन राजा बनते ही अशोका ने अपने 99 कजन भाइयों को मार दिया, जिसमें से एक सुशीमा भी थे, जिसकी वजह से वो राजा बने थे। जब अशोका शुरू में राजा बने थे तब उनको बहुत ही बुरा राजा माना जाता था, क्योंकि वो लोगों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर और मारा करते थे। लेकिन अशोका ने अपने अंदर परिवर्तन किया। जब वो कलिंगा वॉर लड़ने गए उसके बाद उनमें बहुत चेंज आया। कलिंगा वॉर में वो कलिंगा को तो जीत गए, लेकिन उनमें बहुत चेंज आया। जैसे वो अब लड़ाई से दूर रहने लग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों की मौत हो गई है, जिसके चलते उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया और उन्होंने बहुत से बुद्धिस्ट स्तूपा भी बनाए। और जो कि हमारे देश का नेशनल एम्बलम है वो अशोका स्तंभ है, जो कि अशोका के नाम पे ही रखा गया है। महाराज अशोका के 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 बेटे जिसका नाम था कुनाला और महिंदा, और एक बेटी हुई जिसका नाम था संघमित्रा। और अशोका पहले ऐसे राजा थे जिनको ग्रेट बोला जाता था। उनके बुद्धिस्ट में बदलने के बाद उनको ग्रेट बोला गया था और उनकी मृत्यु का कारण नेचुरल कॉज ही था। अशोका की मृत्यु 232 BCE में हुई थी, जहां उन्होंने 36 साल राज किया। अशोका के मरने के बाद उनके पोते ने उनकी गद्दी संभाली, जिनका नाम था दशरथ मौर्य, और ये एक कमज़ोर राजा था। इसके बाद जितने भी राजा आए वो सारे कमज़ोर आए और इस मौर्य वंश के आखिरी राजा थे बृहद्रथ मौर्य, जो कि अपने ही आर्मी कमांडर के हाथों मारे गए थे, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने आगे चल के शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की और शुंगा डायनेस्टी के पहले राजा भी बने। तो ऐसे ही अंत हुआ भारत के पहले। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।